थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। 3 थिंकर्स हैं, तीनों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं थ्योरी, आप ये पढ़ोगे खुद, मैं इसका मतलब समझा देता हूं कि इसमें लिखा क्या है। तो देखिए पहले क्या लिखा है, मीड एंड हिज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। मीड, G.H. मीड अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इन्होंने थ्योरी ऑफ सेल्फ दी है कि किसी का सेल्फ कैसे डेवलप होता है, मतलब उसका जैसे वो खुद को कैसे डेवलप करेगा। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले जब बेबी या फिर कोई आदमी इस सोसाइटी में आता है, या फिर कोई चिल्ड्रन इस सोसाइटी में आता है, कोई चाइल्ड इस सोसाइटी में आता है, तो सबसे पहली स्टेज होती है प्ले स्टेज, और फिर उसके बाद आएगी गेम स्टेज। मतलब खूब सारी स्टेजेस हैं। इनके 3 कॉन्सेप्ट है, आई एंड मी। आई एंड मी अगर मल्टीपल में आपको मिले तो वो है G.H. मीड। सिग्निफिकेंट अदर्स, जर्नलाइज्ड अदर्स, अगर इन जैसे शब्द आपको मल्टीपल चॉइस में देखने को मिले तो G.H. मीड। प्ले स्टेज, गेम स्टेज, अगर ये आपको देखने को मिले तो ये है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने बोला था, जिसमें मल्टीपल चॉइस में बोला था कि वेरी फर्स्ट स्टेज, मतलब G.H. मीड ने सबसे पहली स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन किसको बताया है। ऑप्शन था प्ले स्टेज, गेम स्टेज और बाकी सारे स्टेज, बाकी 2 ऑप्शन और थे। बहुत कंफ्यूजन हुआ था इसमें, कहीं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था, 2 बार आंसर की निकली थी, काफी कुछ हुआ था। तो इसको ध्यान से रखेंगे, इस बार ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है, बस शायद अब जनरलाइज्ड अदर और सिग्निफिकेंट अदर्स के बीच में डिफरेंस पूछेगा, तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा। समझते हैं दोनों स्टेजेस क्या है, प्ले स्टेज और गेम स्टेज। तो देखिए सबसे पहले यहां देखते हैं, ये इन्होंने, हम केवल हाईलाइटेड पोर्शन देखते हैं। यहाँ पे प्ले is one of the way by which children often imitate what adults do। ठीक है, देखिए अगर कोई चाइल्ड है तो वो वैसे ही बिहेव करेगा कि उसके आसपास के लोग जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो कुछ चीजें उन्हीं से लेगा, उन्हीं से सीखेगा और वैसा ही बिहेव करेगा। अच्छा, प्ले स्टेज कब बिगिन होती है? द प्ले स्टेज बिगिंस अराउंड 3 years during which the children begin to adopt different roles of adult in his or her life। ठीक, मीड refers to these others as significant others। समझते हैं, 3 साल में, मतलब जब कोई भी न्यूबॉर्न 3 साल का हो जाएगा तब वो प्ले स्टेज में आ जाएगा। मतलब प्ले स्टेज में कैसे, वो इमिटेट करने लगेगा उसके अगल बगल के लोग क्या कर रहे हैं, और ये अगल बगल के लोग क्या ही होंगे, वो होंगे उसके सिग्निफिकेंट अदर्स। 3 साल में प्ले स्टेज शुरू हो जाएगी, सबसे पहली स्टेज प्ले स्टेज। अब इसमें क्या होगा, अगल बगल के लोग का एक्शन कॉपी करेगा, और वो कॉपी करने को क्या बोलेंगे, वो जो लोग होंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट अदर्स। आगे देखते हैं क्या बोलता है, चिल्ड्रंस प्लेस ग्रेजुअली डेवलप्स फ्रॉम सिंपल इमिटेटिंग टू डिफिकल्ट गेम्स 4 to 5 years old। ठीक, सिंपल इमिटेशन स्टेज, तो फिर वो गेम स्टेज में चला जाता है जब वो 3 से 4 साल का हो जाता है। सही बात, हमने अक्सर देखा है कि वो टीचर का रोल कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो 3-4 लोग को बैठा लेते हैं, खुद टीचर बन जाते हैं, फिर सबको मार रहे होते हैं, तो वो क्या है, ये इमिटेटिंग स्टेज है। ये अब गेम स्टेज आ गई, पहले इमिटेट प्ले स्टेज थी, अब ये गेम स्टेज है, मतलब अब वो कॉपी कर रहे हैं रोल्स। ठीक बात, अब आगे समझते हैं। मीड रिफर्स टू दिस एक्ट ऑफ इमिटेशन एज अ टेकिंग रोल ऑफ द अदर। दिस स्टेज बीइंग अ कॉम्प्लेक्स वन इज नोन एज अ गेम stage, where children begin to attain maturity and develop a sense of self and others. Children begin to understand themselves as me and looking at themselves, people, others, view and opinion about them। समझते हैं, जब वो गेम स्टेज पे आ जाते हैं तब उनका मी डेवलप होने लगता है। मतलब आई एंड मी क्या है, मी का मतलब है लोग उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, मतलब दूसरे लोग उस बच्चे के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, ये डेवलप होना शुरू हो जाता है गेम स्टेज में ही। मतलब 4 से 5 साल में मी डेवलप होना शुरू हो जाता है, इसमें यही बताया है। आगे, द मी इज अ सोशल सेल्फ व्हाइल आई इज अ रिस्पॉन्स टू द मी। जो मी है वो सोशली डेवलप हो रहा है, मतलब दूसरे लोग का उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना, कि दूसरे एक आदमी को या एक बच्चे को किस नजर से देख रहे हैं, दूसरे किसी इंडिविजुअल को किस नजर से देख रहे हैं, तो वो है मी। और आई क्या है, आई इज अ रिस्पॉन्स टू, मतलब जब वो हम इस तरह से उसको परसेप्शन ला रहे हैं तो हम उसके रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, वो है आई। इन सिंपल वर्ड्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया इसका मतलब, इन सिंपल वर्ड्स आई कंप्राइजेस ऑफ
The response of children to the action of others while me is a organized set of reaction of others that the children takes on. ठीक बात. आगे, another stage of self development occurs at around age of 8 and 9. At this stage, तो stages of development of self ऐसे करके क्वेश्चन आएगा. At this stage, children are able to function as a member of a group, also understand their role as a member of group. ठीक बात. Mead introduced the concept of generalized others and significant others. Generalized others can understand as those rules and values of culture of a particular group in which the child is engaged. क्या था generalized other? क्या है? Generalized other can be understood as those rules and values of the culture of a particular group in which the children is engaged. Significant others को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब चिल्ड्रन के लिए जनरलाइज अदर्स ही हैं. इतने आसान टर्म में हम समझ सकते हैं. ठीक, बाकी सब जनरलाइज अदर्स हमने देख लिया. बाकी आप ये पढ़ सकते हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी को इलेबोरेट किया गया है. दूसरे थिंकर्स कौन है? पहले हमने पढ़ा J.H. मिड, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ. अब हम पढ़ेंगे कुले का कॉन्सेप्ट लुकिंग ग्लास सेल्फ. C.H. कुले का कॉन्सेप्ट लुकिंग ग्लास सेल्फ. ये क्या बता रहे थे? जॉर्ज हटन कुले, ये भी अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं. इन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ करके अपना एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया. इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट दिए. चिल्ड्रन डेवलप्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ देयर सेल्फ विथ हेल्प ऑफ अदर्स अराउंड देम. ठीक बात. द काइंड ऑफ सोशल सेल्फ दैट डेवलप्स आउट ऑफ एन इमेजिनेशन of how one's appear to the other person and the kind of feeling that one's self can be referred to as looking glass self and reflected self. कुल मिलाके इन्होंने क्या बोला? सेल्फ डेवलप होता है जब हम इमेजिन करते हैं कि सामने वाला हमको किस हिसाब से देख रहा होगा या उसमें क्या फीलिंग आई होगी जब वो हमको देख रहा होगा, तो इसको बोलेंगे लुकिंग ग्लास सेल्फ. आगे, द इमेज, द knowledge about ourselves develops in us through opinion and reaction of others around this. ठीक बात. हमें अपने बारे में पता चलता है जब हम रिएक्शन समझते हैं या ओपिनियन लेते हैं दूसरे वालों के, क्योंकि हमें खुद के बारे में कैसे पता चलेगा? जब लोग हमको बताएंगे. तो ये क्या है? ये एक तरह का मिरर है. तो लोग क्या है? लुकिंग ग्लास सेल्फ है एक तरह से. ठीक बात. आगे, एज अ रिजल्ट इन अवर इमेजिनेशन वी फॉर्म्स एन ओपिनियन अबाउट अवर सेल्फ through the others person perceptions and may get positively or negatively affected. ठीक बात. अब जिस तरह का, जैसे मान लो कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है हमको, तो निगेटिवली अफेक्ट करेगा. कोई मेरे बारे में अप्रिशिएट कर रहा है, तो अब जब अप्रिशिएट कर रहा है तो अच्छा फील होगा. तो ये तो नॉर्मल है. तो यही उन्होंने C.H. कुले ने बताया. आगे, अकॉर्डिंग टू C.H. कुले, ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू C.H. कुले, देयर आर 3 मेन फीचर्स दैट मेक अप द आइडिया ऑफ सेल्फ. 3 मेन फीचर हैं जो सेल्फ डेवलप करते हैं. पहला, The first consists of our imagination of how we appear to others person. मतलब 3 बेसिक फीचर हैं सेल्फ डेवलप करने के. पहला क्या है? पहला है हमें कैसा लग रहा है कि हम सामने वाले को कैसे देख पा रहे हैं. मतलब our imagination of how we are appearing to other person. For example, मान लीजिए हम धोती कुर्ता पहन के गए किसी भी कॉलेज में, तो हमें क्या लगेगा कि हम क्या ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के गए. तो ये हमारा इमेजिनेशन है. अब दूसरा फीचर क्या है? द सेकंड फीचर कंसिस्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन ऑफ द जजमेंट दैट द अदर्स पीपल मेक बाय आवर अपीयरेंस. अब दूसरा क्या होगा? पहला क्या है? हमें कैसा लग रहा है, हम कैसा इमेजिन कर रहे हैं कि दूसरे, हाउ वी अपीयर टू, हम दूसरे के सामने कैसे अपीयर हो रहे हैं. और दूसरा फीचर क्या है? ऐसे ही सेल्फ डेवलप होता है. दूसरा फीचर है, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. अब दूसरा फीचर क्या है? पहला फीचर क्या है? हम अपने आप में कैसे इमेजिन कर रहे हैं कि दूसरे के सामने हम अपने आप को कैसे अपीयर करवा रहे हैं. दूसरा फीचर क्या है? हमें इमेजिन करना कि दूसरे क्या जज कर रहे हैं. हम जो अपीयर करवाने के बाद हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आए हैं, जैसे मान लो कॉलेज में कोई धोती कुर्ता पहन के गया तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आया है, तो ये वो इमेजिन कर रहा है. लेकिन दूसरे लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं? दूसरे लोग कौन सोच रहे हैं? धोती बाबा आगे. तो ये भी तो हो सकता है. तो दूसरे क्या इमेजिन कर रहे हैं, ये हो गया दूसरा फीचर. ऐसे ही सेल्फ डेवलप होगा. और तीसरा क्या होगा? तीसरा आएगा द थर्ड फीचर कंसिस्ट ऑफ सम फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, शेम और सेल्फ डाउट अबाउट आवर इमेजिनेशन ऑफ अदर्स पर्सन, जजमेंट अबाउट आवर अपीयरेंस. अब
अब दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई होगी, हम जो दूसरे को इमेजिन करवाना चाह रहे हैं और दूसरा क्या दूसरे इमेजिन कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में अब इसमें क्या होगा, सेल्फ इंपॉर्टेंस आएगी या हो सकता है शेम हो, मतलब हमें थोड़ा इसे थोड़ा शर्मीलापन लगे, या फिर हमें थोड़ी शर्म आए कि अरे हम तो धोती कुर्ता पहन के चले आए, या सेल्फ इंपॉर्टेंस हो कि हाँ चलो चले आए तो चले आए, क्या दिक्कत है। तो इन दोनों में से डाउट, कभी कभी सेल्फ डाउट भी आ सकता है। तो इससे इन तीनों के एमालगमेशन से ही डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ होता है, ऐसे ये बताया C.H. कूले ने। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं था, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स था, वो आप समझ लोगे। और कुछ ना मिले तो कीवर्ड याद कर लेना, और याद कर लेना C.H. कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी दी थी। इतना ही आएगा, ये बहुत ज्यादा है। आगे, फ्रूड एंड हिज साइको एनालिटिक थ्योरी। सिगमंड फ्रूड, ये ऑस्ट्रियन है, ये ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा हमको, ये इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्रूड को क्या है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। अब आगे देखते, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए, आप ये पढ़ लेना, इसमें वही चीजें लिखी हैं, इसमें सेम वही चीजें लिखी हैं। अब इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए कि सेल्फ डेवलप करता है, सेल्फ हमेशा लड़ता रहता है 3 लोगों के बीच में, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी क्या है, ये यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा भी है पर्सनैलिटी, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी क्या है, आईडी बोलेगा कि कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन मत मानो, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन मानने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी वो करो, जो मन करे वो करो, एकदम सेल्फिश हो जाओ, इंपल्सिव हो जाओ, इलॉजिकल डिसीजन लो, अनकॉन्शियस रहो, कुछ भी जो मन करे वो करो, ये करेगा आईडी। ईगो क्या बोलेगा, ईगो बैलेंस रखेगा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं सुपर ईगो। आईडी हमने समझा, अब सुपर ईगो एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे एक आर्मी ऑफिसर मान लो, आईडी में मान लो एक टोनी स्टार्क मान लो, नहीं टोनी स्टार्क मत मानो, टोनी स्टार्क के भी थोड़े नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उसके अंदर, मतलब एकदम बर्बाद आदमी आईडी होगा। और सुपर ईगो एकदम कुछ ज्यादा ही नॉर्म वैल्यूज में बिलीव करने वाला, जैसे अब उसके लिए खुद का कुछ बचा ही नहीं, कभी कोई लेजर एक्टिविटी नहीं, हमेशा काम, ये भी गलत चीज है, ये भी दोनों ही उतने ही गलत हैं। हमेशा नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे स्टिक रखना, अगर एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, लेफ्ट साइड ड्राइव करना, मतलब लेफ्ट साइड सबको ड्राइव करना, हेलमेट लगाना भी अच्छी चीज है, हेलमेट भी लगाना, मतलब बहुत ज्यादा एकदम रूल ही फॉलो करना, अपने हिसाब से कुछ मत करना, ये होगा सुपर ईगो। और जो ईगो होगा वो दोनों को बैलेंस रखेगा। ये तीनों टर्म है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। सुपर ईगो, आईडी हमने समझ लिया, अब ईगो समझते हैं। ईगो, इन दोनों के बीच में बैलेंस अप्रोच है, कभी कभी मजे, कभी कभी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, और सबसे सही ईगो होता भी है। अब इसमें आप देख लेना, इसमें सेम वही चीज लिखी है। अब समझते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन है। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब वो एजेंट जो आपको सोशलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो फैमिली ही है, सबसे पहले तो फैमिली ही है। ये देखिए, इन्होंने फ्रोनिस आर्ग्यू भी करते, फ्रोनिस आर्ग्यू दैट प्राइमरी सोशलाइजेशन वाज इम्प्लिसिटली अंडरस्टूड एज टेकिंग प्लेस इन द फैमिली एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ चाइल्डहुड। फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोशलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद पीयर ग्रुप्स भी हैं, स्कूल भी हमको सोशलाइज करता है, और मास मीडिया बहुत बड़े लेवल पे सोशलाइज कर रहा है जब से मॉडर्नाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है। लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, लोग यूट्यूब कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से सोशलाइज कर रहा है लोगों को।